वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो का वो पड़ाव जहां पर अब हम दर्शकों के सवालों को शामिल करते हैं। हमारे साथ अर्नब पंड्या, फाउंडर मनी एडू स्कूल, जुड़ गए हैं। हेमंत उस्तिकी, CEO वाइस इन्वेस्ट। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और पहले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रणविजय, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ मैम, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं पटना बिहार से बोल रहा हूँ। चलिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप और PGIM इंडिया मिड कैप है आपके पास, है ना? जी मैम, और एक और फंड है जो मैं 1 साल से कर रहा हूँ, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। कौन सा फंड है एक और? क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। क्वांट इंफ्रा भी है आपके पास। ये कब लिया आपने? जी जी, ये सारे फंड मैम 1 साल पहले का है। एक पराग पारिक 2 साल पहले का है। और इसमें कितना निवेश कर रहे हैं? मैम सारे में 1,000 है, सिर्फ पराग पारिक में 2,000 है। और एक सवाल है मैम मेरा, जो 2017 से मैं कुछ फंड में पैसा डाल रखा हूँ, वो मैं 2020 में स्टॉप कर दिया था। उसमें जो मेरा पैसा है वहीं पे है, तो मैं क्या, तो रेगुलर प्लान है मैम, तो उसको मैं चाहता हूँ उस पैसा को इसमें शिफ्ट करने के लिए, तो क्या उसको वहीं पे चलने दूँ या शिफ्ट कर दूँ? देखिए सवाल है। कौन सा फंड है वो? नीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है मैम, और एक DSP इक्विटी अप्रेसिव फंड है, और एक निकॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। आप एक काम कीजिएगा, मुझे ना आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है। हेमंत जी, क्या आप इनके दूसरे फंड्स का नाम सुन पाए हैं ठीक से? ठीक से नाम सुन नहीं पाया। बिल्कुल, मैं भी नहीं सुन पाई हूँ। तो मुझे सिर्फ क्वांट इंफ्रा समझ में आया जो उन्होंने डाल रखा है, 1,000 रुपए इसमें कर रहे हैं। तो रणविजय, इसीलिए दरख्वास्त करते हैं कि जितने भी सवाल पूछने होते हैं ना, वो सब आप व्हाट्सएप कर दो, क्योंकि जानकारी हमारे पास होती नहीं और इस तरह की डिस्टर्बेंस में ना आपकी आवाज़ आ नहीं रही है। फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है हेमंत जी, जो फंड्स की डिटेल्स आपके पास है, उसमें एक और मैं ऐड कर देती हूँ, क्वांट इंफ्रा। उसमें 1 साल से निवेश कर रहे हैं, 1,000 की SIP है। ठीक है, अब बताएं क्या करना चाहिए। बाकी किन फंड्स में पैसे हैं मैं नहीं सुन पाई हूँ। जी कविता, जैसे इनका जो पोर्टफोलियो है सारे के सारे इक्विटी फंड है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इनका टाइम होराइजन लंबा है, और अगर ऐसा है तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना डेफिनेटली एक अच्छा डिसीजन है। अगर हम फंड्स की बात करें, जैसा उन्होंने कहा कि पराग पारिक का जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें उन्होंने 2,000 इन्वेस्ट किया, बाकी फंड में 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक अच्छा फंड है, उसमें डेफिनेटली ये बने रह सकते हैं। उसके अलावा जैसे उन्होंने कहा कि 1,000 उनका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में है। जब आप 4 या 5,000 का पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसमें 15 या 20% स्मॉल कैप में शुरुआत में, हालांकि अच्छा फंड है, बट मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इनके पोर्टफोलियो को थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव बनाता है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो 2 फंड हैं इनके पास, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, इन दोनों की जगह अगर एक अच्छा लार्ज एंड मिड कैप फंड रखें, तो मुझे लगता है कि एक तो जिस तरीके का लोकेशन लार्ज और मिड कैप में होना चाहिए वो उनको मिलेगा, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो पोर्टफोलियो में वो एग्रेशन कम होगी। तो यहाँ पे ICICI अप्रूव लार्ज एंड मिड कैप फंड वो देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि वो शायद PGIM में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो मुझे लगता है कि मिड कैप स्पेस के अंदर उससे बेहतर फंड है, क्योंकि मिड कैप में ऑफ कोर्स रिटर्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि वहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन कैसा है, किस तरह की कंसिस्टेंसी है परफॉर्मेंस के अंदर। तो मुझे लगता है वहाँ पे कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड सही है। जैसा इन्होंने कहा कि इनके पास एक इंफ्रा फंड है, और जैसे मैंने पहले इनको कहा कि स्मॉल कैप के बारे में, वही मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो थीमेटिक फंड है और जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फंड है, वो शुरुआत में अपने पोर्टफोलियो में मत बनाइए, क्योंकि थीमेटिक फंड में भी हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस हमने देखी पीछे अच्छी रही है, लेकिन होता क्या है कि ऐसे पीरियड्स आ सकते हैं जहाँ पे जो थीम है वो पर्टिकुलर काम ना करे और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी डिप कर जाए। तो मेरा ये मानना है कि उन फंड से दूर रहें, और जैसा मैंने कहा कि कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, तो चाहें तो वो पैसा उस फंड में वो ऐड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में बदलाव करने की ज़रूरत है, और क्योंकि अब इनके पास अगर ये ऐसा चेंजेस करते हैं तो पोर्टफोलियो में अच्छा बैलेंस होगा। आगे जाके अगर इनको अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है तो इन्हीं फंड्स के अंदर वो एलोकेशन कर दें। अच्छा हेमंत जी, कुछ फंड्स का इन्होंने नाम लिया जिसमें ये निवेश अभी अपना रोक चुके हैं, तो उसमें अभी रणनीति क्या होनी चाहिए? हम फंड्स के नाम तो जानते नहीं है, इन्होंने अपने पैसे अभी और डालने बंद कर दिए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से रिडीम नहीं किए हैं, तो उसको लेके क्या रणनीति होगी? देखिए कविता, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप फंड में SIP बंद करते हैं तो जाहिर सी बात है
या तो आप उसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, तो पोर्टफोलियो क्वालिटी से खुश नहीं है, तो कोई भी कारण है, मतलब यह है कि आपने उस फंड के अंदर जब अपना इन्वेस्टमेंट बंद किया है, तो या तो आपको वो एग्रेसिव लग रहा है, किसी भी कारण से अगर बंद किया हो, तो मुझे लगता है जब आपने उसमें इन्वेस्टमेंट बंद किया हो, कभी कभी क्या होता है, देखिए एक फंड में एलोकेशन बहुत ज्यादा होगी, आपको लगा कि ठीक है उसको बंद करके कहीं और शुरू करते हैं, तो समझ में आता है। बट अगर रीजन ये है कि एग्रेसिव फंड है या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है फिर वहां से उनको मूव करके उन फंड में आना चाहिए जहां पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए रणविजय, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। चिराग चोपड़ा क्या मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? हाँ जी। नमस्कार चिराग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। 7 म्यूचुअल फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में? यस, 7 म्यूचुअल फंड्स। आपके पास कोई फाइनेंशियल प्लानर है जिसकी आप सलाह ले रहे हैं क्या? नहीं, अब फिलहाल तो नहीं, मतलब अपनी नॉलेज के हिसाब से ही आई एम इन्वेस्टिंग। ठीक है। और 1 से 1.5 करोड़ रुपए 15 साल में? हाँ जी। ठीक है, सारे बेस्ट परफॉर्मेंस चुन लिए आपने? हाँ जी, और मैं पैसा लास्ट 8 मंथ से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और अच्छा। मैंने अभी अपनी सिप को 10% से स्टेप अप किया मार्च के अंदर। सो आई हैव बीन very good. इन्वेस्टिंग अराउंड 25,000 टिल फेब, और अभी मैंने 27,500 कर दिया स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च। चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि वही मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया भी होगा। अर्णव जी, 7 फंड्स तो हैं, लेकिन अच्छी खासी राशि ये निवेश कर रहे हैं और अपने निवेश को बढ़ाना भी चाहते हैं। तो वैसे 15 साल में अगर 1.5 करोड़ चाहिए हो तो कितना निवेश करना होगा, क्या राशि होनी चाहिए जस्ट जनरली? जी, अगर आप देखें तो जब भी आप कैलकुलेट करते हैं कि आपको कितना चाहिए, तो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कि आप कौन सा रेट ऑफ रिटर्न एज्यूम करते हैं। तो अगर हम ऐसा एज्यूम करें कि क्योंकि 15 साल का समय है और ये एक लंबा समय है, तो इनका पोर्टफोलियो इक्विटी ओरिएंटेड होगा, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अराउंड 12% पर एनम का कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न ये कमा सकते हैं। और अगर वो स्थिति है और इनको 1.5 करोड़ की राशि उनको चाहिए इतने साल में, तो अराउंड तकरीबन 30,000 रुपए का हर महीने इनको निवेश करना होगा। तो अगर हम चिराग की स्थिति देखें तो उन्होंने शुरुआत की थी 25,000 से, लेकिन धीरे धीरे एक स्टेप अप करके अभी वो 27,500 तक आ ही गए हैं। तो मेरे हिसाब से एज फार एज की अमाउंट की कितना निवेश करना चाहिए, वहां पर उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि समय लंबा है और अगले साल में अगर ये स्टेप अप फिर से करते हैं तो इनका जो रकम निवेश करना चाहिए वो तो इनको हो जाएगा। तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए उनको। अब दूसरी बात आती है कि जब आप कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इनिशियली आप थोड़े ज्यादा फंड्स लेते हैं ताकि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिले, अक्रॉस मार्केट कैप्स आपका निवेश हो, लेकिन आप एक समय के बाद वहां पर रुक जाना भी जरूरी है, क्योंकि आपको अपना पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना है और उससे रेपिटेशन ज्यादा होता है और एडिशनल कोई डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं आता। तो मेरे हिसाब से इनके पास जो 7 फंड है उसमें से एक को तो एटलीस्ट कम कर सकते हैं, क्योंकि 5 या 6 फंड इज मोर देन इनफ, और अगर हम उनकी बढ़ी हुई राशि देखें तो वहां पर भी ठीक होगा। तो अगर इन्होंने उनके पोर्टफोलियो की ओर देखे तो उन्होंने अच्छी खासी अलग अलग मार्केट कैप्स, अलग कैटेगरीज में स्प्रेड आउट किया है। सिर्फ एक ही चीज है, एक फंड हाउस के एक से ज्यादा फंड है जो है क्वांट, और वहां का अगर वो फ्लेक्सी कैप फंड बंद कर दें और वही जो एसआईपी है वो दूसरे एग्जिस्टिंग फंड्स में ट्रांसफर कर दें तो वो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसको छोड़ के अलग जो बाकी के होल्डिंग्स है पोर्टफोलियो में अच्छे हैं उनको मॉनिटर करें, और फिर आगे जाते हुए साल 1.5 साल बाद अगर कोई जरूरत पड़े तो वहां कोई बदलाव कर सकते। कोई सवाल आपको पूछना है अर्णव जी से? हाँ जी, तो जैसा कि मेरा विजन अराउंड 15 इयर्स का है, लॉन्ग टर्म विजन है, तो आइडियली प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए मेरे एसेट्स का बिटवीन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप एंड इंडेक्स फंड? क्या ये प्रपोर्शन ध्यान में देना चाहिए पोर्टफोलियो के हिसाब से अर्णव जी, या अगर आपने फंड्स के जरिए सही तरह से डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति अपना ली है तो शायद इस तरह के एलोकेशन के बारे में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए? नहीं, देखिए, जब भी आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं पोर्टफोलियो में, इक्विटी पोर्टफोलियो के बारे में हम बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये एक्सपोजर आ जाता है।
लेकिन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि आपके पास है, तो अराउंड 60% लार्ज कैप्स में हो तो वो एक अच्छा रेशियो है, क्योंकि आप स्मॉल और मिड कैप्स में 20% तक जा सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रीडोमिनेंस जो स्टेबिलिटी आती है पोर्टफोलियो में वो लार्ज कैप से आती है, तो वहां पर वेटेज ज्यादा होना चाहिए। आपको ये स्मॉल और मिड कैप अलग अलग कैटेगरी दिखाई दे रही है, लेकिन अल्टीमेटली उसे एक साथ एक तरह से देखना चाहिए, क्योंकि उनका मूवमेंट एज अ कैटेगरी ऑफन इन टैंडम होता है, और जब भी रैलीज आती है या बड़े फॉल्स आते हैं तब इनका मूवमेंट भी सिमिलर होता है। तो ये रिस्क के माध्यम से आपको उसको इस तरह से देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल हम लेंगे। उदय जोशी क्या मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? जी मैडम नमस्ते। नमस्ते उदय। यूटीआई निफ्टी 50, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी का मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई नैस्डैक, ये आपने केवल पैसिव स्ट्रैटेजी अपना रखी है अपने पोर्टफोलियो में? हाँ मैडम, एक्चुअली मैंने मतलब खुद का रिसर्च किया था, एंड आफ्टर सीइंग लॉट ऑफ पैसिव फंड्स, मुझे लॉट ऑफ एक्टिव फंड्स, मुझे लगा कि मार्केट वॉलेटिलिटी जो अभी चल रहा है और जो आगे भी आ सकता है, मतलब based on my own research, I have just put in all the passive funds actually. चलिए आप कब से इसमें इन्वेस्टेड हैं? मैम अभी मैं एक्चुअली मेरा एज अभी 25 है, बट अर्लियर आई वाज जस्ट इन्वेस्टिंग इन एक्सिस ब्लू चिप एंड सम ऑफ द रैंडम एक्सिस स्मॉल कैप एंड वो सब कुछ कर रहा था। लेकिन अभी पिछले 6 महीने से 50,000 SIP में इन पांचों में 10,000 करके स्प्लिट करके मैं डाल रहा हूँ एक्चुअली। ऑलराइट हेमंत जी, हालांकि लार्ज कैप जैसी कैटेगरी में अगर आप पैसिव तरीके से निवेशित हैं तो उसको फिर भी ठीक माना जा सकता है, और भले ही इंटरनेशनल तरीका भी एक वो सही है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में भी अगर आप पैसिव रूट अपना रहे हैं तो कहीं ना कहीं शायद कमाई का कोई मौका जो आपसे चूक रहा है। तो मैं कहूँगा देखिए, पहले जैसे अगर हम इनके पोर्टफोलियो को देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आपने अपने पोर्टफोलियो को किस तरह से डाइवर्सिफाई किया है और आपके पोर्टफोलियो में जो एलोकेशन है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स की वो कैसी है। तो आई थिंक उसके हिसाब से अगर देखें, टोटल इनकी इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये की है। लार्ज कैप में उन्होंने 20,000 रुपये इन्वेस्ट किया, स्मॉल कैप में 10, मिड कैप में 10 और नैस्डैक में 10। तो आई थिंक 40% जो है करीब लार्ज कैप में, और बाकी तीनों सेगमेंट में जो है वो 20% का उन्होंने एलोकेशन किया। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन उन्होंने अच्छा किया है। लेकिन जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा ये मानना है कि पोर्टफोलियो में एक मिक्स होना चाहिए पैसिव और एक्टिव इन्वेस्टिंग का, और हमेशा किसी भी इन्वेस्टर के लिए केस रहता है कि आप अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा जो है वो इंडेक्सिंग करें। तो जहां तक निफ्टी 50 का सवाल है, लार्ज कैप में अगर ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इंडेक्स फंड एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। लेकिन जब आप नेक्स्ट निफ्टी 50 में आते हैं तो मुझे लगता है कि जो एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स हैं वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि उसमें आपको ऐसे फंड्स मिलेंगे जिन्होंने निफ्टी नेक्स्ट 50 से बेटर परफॉर्मेंस की है। उसी तरीके से अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में आए तो चाहे आप क्वालिटी 50 की बात करें या प्योर जो इंडेक्स फंड है या ETF हैं उनकी अगर बात करें, उनसे बेहतर परफॉर्मेंस वाले आपको फंड मिलेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो वहां पे कई सारे ऐसे फंड हैं जिन्होंने जो ETF है उससे बेटर परफॉर्मेंस की होगी। जैसे कोटक का स्मॉल कैप, कौन स्मॉल कैप, सो बहुत सारे फंड्स हैं ऐसे, 4 या 5 फंड तो कम से कम आपको मिलेंगे। उसी तरीके से अगर आप मिड कैप में जाते हैं तो जैसे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इन्होंने जो है ETF से बेटर परफॉर्मेंस दिया। तो इन स्पेस में जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कविता, यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स, ओवरऑल कितना एक्सपोजर आप दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो इन दो सेगमेंट में डेफिनेटली मैंने जैसे कुछ फंड की बात की, ये ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने बेटर परफॉर्म किया। तो मुझे लगता है एक मिक्स होना चाहिए एक्टिव और पैसिव का, बजाय इसके कि आप सारा पोर्टफोलियो जो है वो पैसे में बनाएं। और आई थिंक जहां तक नैस्डैक 100 का सवाल है, वो एक डेफिनेटली अच्छी स्ट्रैटेजी है। शायद स्टार्टिंग में एलोकेशन 20% ज्यादा है उसमें, बट मुझे लगता है एज ए चॉइस ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि उसमें करीब पिछले 1 साल में 18-19% की गिरावट है। लेकिन अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो ये जो इन्वेस्टमेंट आप इस लेवल पे कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देगी। और डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंटरनेशनल फंड होना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी को बदलिए, एक्टिव और पैसे का मिक्स कीजिए। भय सिंह क्या मेरे साथ फोन लाइन पर हैं?
अब है? जी मैम नमस्ते। नमस्कार। आपको अपने निवेश की शुरुआत करनी है, 25 लाख रुपए मैम, चाहिए आपको शुरुआत 5 साल में। कितना आप शुरू करेंगे सर, कितने से? सर मैम हमको 5 साल में बेटी की शादी करनी है, करीब 30 लाख रुपए तक। तो उसके लिए हमको 30 लाख कितना रुपए करना आपको पड़ेगा? इकट्ठा चाहिए? अच्छा, जी। 5 साल में 5 साल 45,000 का आप प्रीमियम भर रहे हैं ये वो सालाना? मैम LIC की पॉलिसी है जीवन लाभ। ये एक प्रीमियम मैम हमने इसका पे किया है, तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो हम सरेंडर कर दें, ये हम जानना चाह रहे हैं कि क्या सरेंडर करना सही रहेगा क्या? सर जब ली थी तो आपने क्या सोच के ली थी? मैम ले ली थी पिछले वर्ष, उसके बाद में मैम अब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत टाइम लग रहा है इसमें हमको पैसा बनाने में। हाँ, तो वही मैं समझना चाह रही थी कि जब ली थी 1 साल पहले तो आपको ऐसी कौन सी बात इस पॉलिसी में पसंद आई जिसके तहत आपने ले ली? 45,000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं ना? जी मैम, वो थोड़ा बहुत एजेंट के समझाने पर मैम हमने करवा ली, लेकिन अब हमारे वो समझ में नहीं आ रही मैम। चलिए, तो 30 लाख रुपए चाहिए आपको 5 साल में बेटी की शादी के लिए, और कितना निवेश करना होगा उसके लिए आप जानना चाहते हैं। तो अर्नब जी आप उनको फंड्स बताएं, उससे पहले कैलकुलेशन बता दें। 30 लाख रुपए 5 साल में चाहिए तो कितना निवेश करना होगा? देखिए, अगर आपको ये 5 साल में 30 लाख रुपए चाहिए तो उसमें आपको स्ट्रैटेजी तो यही रखनी होगी, क्योंकि 5 साल बहुत लंबा समय नहीं है। तो उसी में आपको गेन्स की तरह से, यानी कि जो रिटर्न आएगा अपने निवेश पे, उससे बहुत बड़ी रकम यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप रेगुलरली भी निवेश करें तो आपके पास ऑन एन एवरेज 2.5 साल ही रह जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर ये पर मंथ अराउंड 42,000 का, अगर ये 42 से 45,000 तक का अगर वो निवेश कर सके, तो फिर इनके लिए इनका गोल, लक्ष्य जो है वो अचीवेबल रहेगा। अब पहली बात आती है कि एक बार आपने जो ये रकम तय कर ली है तो वो किस प्रकार के निवेश में करेंगे। तो क्योंकि 5 साल है लेकिन ये बहुत लंबा समय नहीं है, तो मेरे हिसाब से इनको डायरेक्ट इक्विटी फंड्स में निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर रिस्क बहुत रहता है और उस पर आपके पास एडिक्वेट टाइम ही नहीं है ये सब ग्रो करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को। तो हाइब्रिड फंड्स अगर वो चूज करें तो वो एक अच्छा ऑप्शन होगा। यहाँ पर अब आपको देखना ये होगा कि हाइब्रिड फंड से शुरू करें, 3 साल बाद जब आज की कैटेगरी में ये जो सारे हाइब्रिड फंड्स है वो आगे जाके भी जो पुराना डेट का जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर था वहीं पे वो कायम रहेंगे। तो उससे आप 3 साल बाद आपको वहां पर टैक्सेशन में भी थोड़ी रिलीफ रहेगी, और फिर आप धीरे धीरे करके अमाउंट डेट में शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि आपके एंड ऑफ 5 इयर्स आपका गोल अचीव हो जाए। तो हाइब्रिड फंड्स में मेरे हिसाब से अगर वो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में ही निवेश करें तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पर फंड मैनेजर ही ये सब डिसीजंस लेते हैं कि कहाँ पर कितना निवेश करना चाहिए, कौन से एसेट क्लास में कब बाहर जाना चाहिए, कहाँ वेटेज रखना चाहिए, कितना कैश मेंटेन करना चाहिए। तो उसमें मेरा चॉइस होगा प्रू ICICI का बैलेंस एडवांटेज और कोटक का बैलेंस एडवांटेज। तो यहाँ पर निवेश करते रहिए जितना हो सके उतना, और फिर 3-3.5 साल बाद वहां से आप धीरे धीरे करके डेट में शिफ्ट होते जाइए, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। और एज फार एज जो LIC की पॉलिसी के बारे में है, अब देखिए आपने एक प्रीमियम तो भर लिया है, तो इसको अगर आपको सरेंडर करना है तो पहली बात होती है कि हर एक पॉलिसी में आपको पहले तो मिनिमम सर्टेन नंबर ऑफ प्रीमियम्स भरने होते हैं, तब वो सरेंडर वैल्यू आता है। अब वो सरेंडर वैल्यू आएगा तो वो भी आपके जो प्रीमियम है उससे एक डिस्काउंट पे होगा। तो एक प्रीमियम भरने के बाद अगर अभी आप इसे बंद कर देते हैं तो आपका जो प्रीमियम है वो वेस्ट होगा, यानी कि वो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अब आपके पास चॉइस नहीं है, आप अपने पॉलिसी को देखिए ध्यान से कि कब सरेंडर वैल्यू आता है, कब कितना सरेंडर वैल्यू आता है, और उसके बाद ही आप ये तय कर पाएंगे कि कितने प्रीमियम आपको भरने होंगे, सो दैट एटलीस्ट कि आपको बहुत बड़ा नुकसान ना हो अपने निवेश पे।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सीधा रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। हेमंत जी बताएं, आपका आज का निवेश गुरु मंत्र क्या है? कविता, मैं कहना चाहूंगा कि जब भी अपना पोर्टफोलियो बनाए कोशिश कीजिए कि इसमें बहुत ज़्यादा फंड ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फंड होने से ऐसा नहीं है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन बेटर मिलेगा। जब एक तरह के फंड आते हैं तो सबका उनका बिहेवियर, उनकी परफॉर्मेंस सब एक जैसी होती है। उसके बजाय अगर आप कुछ फंड चुने जिनका इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स बड़ा हो, जैसे अगर हम इक्विटी की बात करें, जैसे मल्टी कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड या लार्ज एंड मिड कैप, तो कुछ फंड से आपको तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर मिलेगा। हाँ, उसमें अगर आप चाहें तो डिफरेंट फिलॉसफी जैसे फोकस फंड या वेल डाइवर्सिफाइड फंड का मिक्सचर लें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा फंड मत रखें, क्योंकि उससे मॉनिटरिंग करना भी मुश्किल होगा और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो नॉन परफॉर्मिंग फंड है वो आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न को नीचे लेके आएंगे। अर्नब जी, आपका गुरु मंत्र। देखिए, हम ये फाइनेंशियल ईयर के लास्ट हफ्ते में है, तो वहां पर लोग टैक्स बचाने के लिए काफी सारे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिसमें उन्होंने फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचा नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप कोई भी इस प्रकार के समय में निवेश करें या कोई नया निवेश करें, तो आप ध्यान से देखिए कि आगे जाते कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा इन अ कपल ऑफ एरियाज। टैक्स के मामले में तो सही, लेकिन उसको आपको कितना एडिशनल निवेश करना पड़ेगा, क्या आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं, ये सब फैक्टर्स भी ध्यान में रख के ही आप अपना निर्णय लीजिए, वरना ये बाद में तकलीफ का एक कारण बन सकता है। इसीलिए ध्यान रखना निवेश के पहले जरूरी है, निवेश करने के बाद फिर उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप दोनों का शो पर आपने शिरकत किया आज और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग भी की, और इसी के साथ मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।